हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समीकरणों को हल करने की आव्यूह विधि के बारे में। ये आपका बीएससी फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है उसका यूनिट 2 का टॉपिक है। ये आपके यूनिट 2 में ये टॉपिक काम आने वाला है। ठीक है, समीकरण को हल करने की आव्यूह विधियाँ। इस विधि में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास समीकरण यहाँ पे हमको दो टाइप के समीकरण हमको मिलेंगे। ठीक है, पहला जो समीकरण होगा वो होगा असमघात रैखिक समीकरण, मीन्स नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो आपको x इक्वल टू कैपिटल B के फॉर्म में मिलेगा। सेकंड जो टाइप होगा आपका समीकरण का वो होगा समघात रैखिक समीकरण, मीन्स होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो कि ax इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हम असमघात रैखिक समीकरण के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। असमघात रैखिक समीकरण का जैसे एक हम एग्जाम्पल के टाइप अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक हमारा अचर पद होना इसमें जरूरी होता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो a11 x, ठीक है, प्लस a12, अगर इसको मैं x1 देती हूँ या x2 देती हूँ, ये आपके चर हैं x1 x2 x3 x4 जहाँ तक आप चाहें। तो ठीक है, तो ऐसा करते करते मैं इसको जो चरों की संख्या है उसको ले लेती हूँ n, xn तक। ठीक है, x1 x2 x3 x4 x एंड सो ऑन xn तक यहाँ पे चर हैं। उसके बाद जो एक अचर पद है उसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पे b1। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार हमारे बहुत सारे समीकरण हैं, तो सेकंड समीकरण में लिख लेती हूँ a21, यहाँ पे आ जाएगा फिर से आपका x1 प्लस a22 x2 प्लस एंड सो ऑन a2n फिर से xn इज इक्वल टू यहाँ पे जो अचर पद हो जाएगा उसको हम नाम दे देंगे b2 एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास m समीकरण है, तो a m1 x1 प्लस a m2, ये हो गया आपका x2 प्लस एंड सो ऑन ये a mn, ये हो जाएगा आपका फिर से xn। यहाँ पे जो अचर पद है उसको मैं नाम दे देती हूँ bm। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे कितने समीकरण हैं, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे करते करते हमारे पास m समीकरण है जिसमें चरों की संख्या कितनी है 1 2 एंड सो ऑन n, सभी में चरों की संख्या n है। और ये जो है b1 b2 और bm ये इन समीकरण में अचर पद है। ठीक है, अगर मैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूँ, मैट्रिक्स के फॉर्म में दैट मीन्स a11 a12 एंड सो ऑन an, इसको मैं एक कैपिटल एक मैट्रिक्स मान लेती हूँ A, जिसमें मैं किसको ले लेती हूँ a11 a12 एंड सो ऑन a1n, वैसे ही a21 a22 एंड सो ऑन a2n। इसी प्रकार से ये जाएगा आपका a m1 a m2 एंड सो ऑन a mn। ये देखिए इन सभी को मैंने x के मैट्रिक्स के रूप में ले लिया, जो आपका इसका ऑर्डर क्या होगा n यहाँ पे क्रॉस n, m क्रॉस n के फॉर्म में होगा। इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं m है और स्तंभ कितने हैं n है, इसलिए m क्रॉस n के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं चरों को, जो भी चर है हमारे पास x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn है ना, इसको भी अगर मैं एक मैट्रिक्स बना लेती हूँ x1 x2 x3, कितने चर हैं xn तक, है ना। तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें n पंक्तियाँ हैं और एक कॉलम है। ठीक है, पंक्ति ही हो गया। ठीक है, अब साथ ही साथ जो हमारे पास जो अचर पद बचा है उसको भी एक मैं मैट्रिक्स मान लेती हूँ b, जहाँ पे हो जाएगा b1 b2 एंड सो ऑन, कितने हमारे पास है bm तक। ठीक है, यहाँ पे m पंक्तियाँ हैं और एक स्तंभ पंक्तियाँ भी, ये भी बन गया। ठीक है, इस प्रकार से इस समीकरण को मैंने मैट्रिक्स के रूप में ये तीन चीज़ों में बांट लिया है ना, तीन चीज़ों में बांट लिया है। तो अगर इन सभी समीकरण को हम एक एकल आव्यूह के रूप में, अगर हम इन सभी समीकरण को आव्यूह के रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a x इज इक्वल टू
बी के फॉर्म में। इन सभी समीकरण को अगर मैं ऐसे चेंज करके मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहूँ तो इसको मैं ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। आप करके देखिएगा तो आपको यही सेम समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी समीकरण को हल करेंगे। अगर इस समीकरण का हमको एक से अधिक हल प्राप्त होता है, एक हल रहेगा या तो फिर एक से अधिक हल प्राप्त होता है, तो हम बोलेंगे कि ये समीकरण जो आपस में क्या है, संगत है, अदरवाइज ये समीकरण असंगत कहलाएंगे। अब समीकरण को हल करने के लिए मैंने यहाँ पे पिछले मैंने उसको 3 मैट्रिक्स में बना दिया था, a, x एंड b, है ना। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे a और b का संवर्धित अवयव बनाऊँ। ठीक है, दैट मीन्स एक तो मैट्रिक्स मैंने लिया था a और दूसरा मैट्रिक्स था मेरा b, है ना। तो a और b का मैं चाहती हूँ संवर्धित अवयव। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में अगर इसको बनाना चाहूँ तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकती हूँ। आपका जो मैट्रिक्स ए था, क्या था हमारा, A11, A12 एंड सो ऑन A1n, वैसे ही A21, A22 एंड सो ऑन A2n। ये आपका था AM1, AM2 एंड सो ऑन AMn। ये हमारा मैट्रिक्स ए था। ठीक है, इसी में अगर मैं बी को संवर्धित रूप इसका अगर लेना चाहूँ तो इसमें मैं लिखूँगी यहाँ पे आपका B1 था, यहाँ पे आपका B2 था एंड सो ऑन। ऐसा करते करते यहाँ पे आपका आ जाएगा BM। तो अब देखिए, इस अवयव का जो ये पार्ट है वो हमारा अवयव ए था और ये सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा अवयव बी था। तो इस प्रकार से इस अवयव को हम बोलेंगे ए बी का संवर्धित अवयव या फिर आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बेस पे हम इस समीकरण के हल की विवेचना करते हैं कि इस समीकरण का हल किस प्रकार से प्राप्त हमको हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार की जब इस मैट्रिक्स को हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमको ये जो आपका मैट्रिक्स ए होगा और ये आपका ए बी का संवर्धित अवयव होगा, है ना। तो हमको ए का अलग घात निकलेगा, ए की जाति अलग निकलेगी और ए बी की जाति अलग निकलेगी, जिसके बेस पे हम इसके हल की विवेचना करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 केस बन सकता है। पहला क्या हो सकता है कि जो ए की जाति है ना, ए की जाति है और इस संवर्धित अवयव ए बी की जाति है। अगर दोनों की जाति क्या है, सेम है, और क्या है दोनों की जाति n क्या है हमारे पास, जो चर है उसकी संख्या है ना। अगर दोनों की जाति समान है, जो चरों की संख्या के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि इसके क्या हैं, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। तो हमको इस समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा और हल तो हमारा समीकरण तो संगत ही होंगे। ठीक है, सेकेंड केस हमारा क्या बन सकता है कि ये जो ए है इसका जाति जो है, ये जो संवर्धित ए बी की जाति से कम हो जाए। मान लो इसकी जाति संवर्धित ए बी की जाति हमको मिलती है n और इसकी जाति हमको n से 1 कम। n क्या है, इसमें समीकरण में उपयोग किए जाने वाले चरों की संख्या। अगर ऐसा हमको मिलता है तो हम बोलेंगे कि इस समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तब केस में क्या हो सकता है, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल प्राप्त नहीं होगा, दैट मीन्स समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, असंगत, है ना। तीसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है इस मैट्रिक्स ए की जाति और इस संवर्धित मैट्रिक्स ए बी की जाति, दोनों की जाति समान हो। दोनों की जाति क्या हो, इसकी भी जाति n-1 हो, मतलब दोनों की ही जाति जो है वो इस चर संख्या, जो चरों की संख्या n है, उससे कम हो। ठीक है, इस केस में भी हमारा ये जो समीकरण होगा वो क्या होगा, हमारा संगत होगा और हमको अनेक हल प्राप्त होंगे। यहाँ पर अनेक हल प्राप्त होगा। इस प्रकार आपका केस 1 और केस 2 दोनों ही केस में जो समीकरण है वो हमारे संगत होंगे और केस 2 में हमारा समीकरण असंगत होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से इन तीनों केस के बेस पे हम किसी भी समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन हम लेकर के सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न समीकरण को आव्यूह विधि की प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हल कीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 समीकरण हमको दिया गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम आव्यूह बेस पे आव्यूह में चेंज करें तो a हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 और 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। ये हो गया हमारा पहला मैट्रिक्स A, ठीक है। उसके बाद हमारा x, चर कौन कौन से x y z, तो ये हो गया आपका x y और ये हो गया आपका z, ठीक है। उसके बाद जो अचर पद वाला हमारा जो मैट्रिक्स बनता है B, वो क्या हो जाएगा 6 2 1, देन ये हो गया आपका 6 2 1, ओके। उसके बाद हमारा काम क्या होगा, A और B का संवर्धित मैट्रिक्स बनाना होगा हमको, ठीक है, संवर्धित आव्यूह बनाना होगा। संवर्धित अगर A B संवर्धित आव्यूह हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे था 6 2 एंड 1। अब चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसको एसएलएन रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, मतलब हम कोशिश करते हैं कि ये नीचे वाला टर्म हमारा 0 हो जाए, है ना। नीचे वाली पंक्ति को हम 0 करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको उसकी जाति मिल जाए, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी संक्रियाएँ लगा सकते हैं। सबसे पहले देखो, अगर इसको 0 करने की सोचूं मैं तो ये आपका जो R2 है उसमें मैं R1 को घटा देती हूँ, तो ये वाला टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं क्या करूँगी, R2 में मैं काम करूँगी, इस R2 में मैं घटा रही हूँ R1 को, ओके। और सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लूँगी मैं R3 में भी, ताकि ये भी 0 हो जाए, है ना। सेम काम R3 में मैं करूँगी, क्या करूँगी मैं R3 में मैं घटा दूँगी किसको, R1 को, लेकिन अभी R1 में मैं 2 का गुणा करके घटाऊँगी ताकि ये 0 हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों काम मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, हमारा पहला रो जो तो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स 1 1 1 और ये हमारा 6 ऐसे टीज जाएगा, है ना। अब हमको घटाना है 1 माइनस 1, ये हो गया आपका 0, माइनस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका -2, 1 माइनस 1, ये हो गया आपका 0, 2 माइनस 6, ये हो गया आपका -4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या आ गया 0, 1 माइनस 2 क्या आ गया -1, -1 -2 ये आ गया आपका -3, और यहाँ पे 1 माइनस ये 6 इंटू 2 12, 1 माइनस 12, तो ये हो जाएगा -11, ठीक है। और देखिए और हम कुछ कर सकते हैं क्या अभी पे, ये जो आपका R2 में, इसमें 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करना चाहूँगी, R2 में काम करना चाहूँगी, इस R2 में मैं 1/2 ऋण 1/2 से भाग दे दूँगी ताकि ये भी आपका पॉजिटिव हो जाए और ये भी आपका पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। सेकंड ये जो R3 है आपका तीनों नेगेटिव है, तो मैं R3 में भी यही काम करना चाहूँगी, मैं R3 में माइनस का गुणा कर दूँगी ताकि ये सब क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो हमको क्या मिल जाएगा, 1 1 1 ये 6, ये तो एज इट इज़ रहेगा। R2 में -1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे आपका चिन्ह चेंज होगा, तो 0 1 3 और ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अब देखिए कि अब मैं नीचे वाले इसको, ये जो आपका थर्ड रो है उसमें और चेंजेस कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल, इसको मैं 0 कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हम काम कर लेते हैं।
कि R3 में मैं क्या कर रही हूँ, R3 में से मैं R2 घटा देती हूँ ताकि ये हो जाए हमारा 0 आ जाए। ठीक है, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा 1 1 1, ये 6। ठीक है, 0 1 0, ये 2। R3 में बस काम हो रहा है, 0 घटेगा, ये हो जाएगा आपका 0 का 3 आ जाएगा। ठीक है, 11 में 2 हमारा -11 में 2 माइनस हो गया, तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक, और कुछ हम इसको और ज़ीरो कर सकते हैं क्या, हम इसको और ज़ीरो कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अगर मैं इससे ज़ीरो करना चाहूँ तो यहाँ इधर की संख्याएं बढ़ जाएंगी, इससे ज़ीरो तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो काम करती हूँ मैं इसमें से 3 को कॉमन निकाल देती हूँ, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 कॉमन निकाल देती हूँ। ठीक है, दैट मीन्स R3 में मैं क्या काम कर रही हूँ, R3 में मैं 1/3 से डिवाइड कर दे रही हूँ, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1 6 0 1 0 2 0 0 1 एंड 3। ठीक है, इसको मैं और सॉल्व नहीं कर सकती, दैट मीन्स मैं नीचे और इसको ज़ीरो नहीं कर सकती, टोटली ज़ीरो नहीं हो रहा, तो बस मेरा यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा, ये काम मैं आगे और नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो पूरा है ये मेरा मैट्रिक्स ए है, और ये अगर पूरा देखूँ तो ये मेरा संवर्धित मैट्रिक्स ए इंटू ए बी है ना। तो अगर मैं मैट्रिक्स सिर्फ मैट्रिक्स ए की बात ए को देखती हूँ तो मुझे इस मैट्रिक्स ए का जो जाति दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे 3, इस मैट्रिक्स ए की जाति दिखाई दे रही 3। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैट्रिक्स ए बी इस संवर्धित मैट्रिक्स पूरे की बात करें, इस पूरे की बात करें, तो भी मुझे इसकी जाति भी क्या दिखाई दे रही है, 3 ही दिखाई दे रही है ना। देखो इसमें भी तो ये पूरा एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें भी इसकी जाति भी क्या दिखाई दे रही, मुझे 3 ही दिखाई दे रही। और 3 क्या है हमारा एक्चुअल में, 3 जो है हमारे पास चरों की संख्या कितनी थी, 3 थी, है ना, एक्स वाई और जेड। तो हमको ये क्या मिल गया, दोनों की जाति सेम है और की क्या है, चरों की संख्या के बराबर है। दैट मीन्स हमको क्या मिलेगा, इस समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। दैट मीन्स अब इसको हम एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में अगर मैं लिख दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए यही जो आपका जो अभिलाष संवर्धित रूप था उसको मैं एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में चेंज करी, तो ए वाला हमारे पास इतना बचा हुआ था, जो एक्स है वो क्या था हमारे पास, एक्स वाई और जेड था, और जो हमारा बी वाला पोर्शन बचा हुआ था वो क्या था, 6 2 एंड 3 था। ठीक है, अब इसको अगर मैं समीकरण में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 6। दैट मीन्स एक्स 1 का गुणा एक्स के साथ, बाजू वाले का गुणा वाई के साथ, तो ये हो जाएगा वाई जेड के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू इधर पे क्या है हमारे पास 6, यहाँ पे 0 का गुणा एक्स 0, 1 का गुणा वाई के साथ, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू हमको इधर मिल जाएगा सिर्फ 2, और इसमें सिर्फ हमारा जेड वाला टर्म, इसलिए जेड इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3। देन अगर y का मान 2 है, z का मान 3 है, तो यहाँ से हमको x का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर रखोगे y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा आपका 5, उधर जाके -5। दैट मीन्स अगर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1। इस प्रकार से आपको इस समीकरण में x y z का एक अद्वितीय मान मिला 1 2 और 3। इस प्रकार से आप उस समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। इस मेथड पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस मैं और आपको बताऊंगी दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।